हेलो एवरीवन, क्लास 9th। आप लोगों की नई बुक एक्सप्लोरेशन का पीडीएफ मेरे पास आ चुका है। और इसीलिए जैसा मैंने कहा था कि जैसे ही आपकी बुक्स और न्यू चैप्टर्स रिलीज हो जाएंगे, मैं आपको सेल एक बार फिर से रिपीट करा दूंगी, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐड हुए होंगे, कुछ पॉइंटर्स ऐड हुए हैं और ऐसा हुआ भी है। तो एक बार ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत ही कम टाइम में एक बार वापस पूरा सेल रिवाइज कर लेते हैं। मैंने जो जो पढ़ा दिया वो तो है ही, प्लस क्या एडिशनल टॉपिक्स हैं। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। देखो, सबसे पहला जो भी टॉपिक है ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। व्हाट इज लाइफ मेड ऑफ, सेल, और सेल के बारे में, यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर, ये सारी बातें हम पहले भी कर चुके थे। तो जो बात अब हमें करनी है वो ये है कि अब बुक में आपके ए सेल्युलर के नाम भी मेंशन है। जब आप बुक को अपनी रीड करेंगे आपको दिखेगा कि उसमें यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर के अलावा एक डू यू नो या एक बियॉन्ड साइंस करके जो बॉक्स बना हुआ है, उसमें ए सेल्युलर के बारे में बताया गया है। ए सेल्युलर मतलब जिनके पास सेल ही नहीं है। हाँ, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल ही नहीं है। उनके पास कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, उनके पास न्यूक्लियस नहीं है, कोई ऑर्गेनेल नहीं है। इनमें नाम आते हैं वायरस के, वायरॉइड के और प्रेयॉन्स। क्या है इनके पास? जैसे वायरस के पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है और एक प्रोटीन का कोट है। उसके पूरे जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ सिर्फ एक प्रोटीनीशियस कोट है। वायरॉइड्स में बात करेंगे तो उनके पास तो प्रोटीन कोट भी नहीं है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है। और यहीं पे प्रियॉन्स के पास मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल ही नहीं है। यानी आप देखिए, ये सारी बातें आपकी बुक में मेंशन है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। और ये अब आपको याद करना होगा कि वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स में क्या क्या फर्क है। किसी के पास जेनेटिक मटेरियल ही नहीं है तो किसी के पास कोई प्रोटीन कोट नहीं है, बट ये तीनों ही ए सेल्यूलर हैं बिकॉज दे डोंट हैव अ सेल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, वेयर डज सेल कम फ्रॉम? सेल कहाँ से आई है, ये एक टॉपिक हालांकि हम लेट पढ़ा करते थे, 11th में पढ़ा करते थे इसके बारे में, बट फिर भी थोड़ा सा इंसाइट आपको यहाँ पे दे दिया गया है। सेल लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले आई थी। और ये माना जाता है कि वो आई थी वाटर में, यानी सबसे पहली सेल वाटर में बनी थी। वाटर में भी ओशन में नहीं बना, ऐसी जगह बना है जहाँ का एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत ही अलग है और चेंज होता रहता है। उन्हें हम कहते हैं हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग की खास बात ये होती है कि वहां पे टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। हम सरवाइव नहीं कर सकते, हम मतलब कोई नॉर्मल प्लांट बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकते। वहां जो बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं उन्हें हम थर्मोफाइल्स कहते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो 72, 94, 114 डिग्री सेल्सियस पे भी जिंदा हैं। वो होते हैं वहां पे थर्मोफाइल्स, हम उन्हें कहते हैं। आपको पता होना चाहिए थर्मोफाइल्स क्या होता है, आपको पता होना चाहिए हॉट स्प्रिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। ये इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पहली बार हम ये मान के चलते हैं कि पहली बार जब सेल बना होगा तो वो यहाँ बना होगा। ऐसा हम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि साइंटिस्ट को लगता है कि वहां का एनवायरमेंटल कंडीशन आज से पहले 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जैसा एनवायरमेंटल कंडीशन था वैसा होता है। क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन सेम ही है और वहां पे भी बैक्टीरिया सरवाइव तो कर ही रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि उस टाइम पे भी कुछ हुआ होगा जिसके कारण ये बैक्टीरिया या कोई पहली सेल बन गई होगी। हालांकि इसकी पूरी एक एवोल्यूशनर हालांकि इस चीज की पूरी एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इतना ही आपकी बुक में है। अब वहां रहने वाले बैक्टीरिया सरवाइव क्यों कर पा रहे हैं, जब इस बात का कारण जानने की कोशिश की गई तो देखा गया कि वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सेल्स के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हार्मफुल रेडिएशन से प्रिवेंट करता है, एक्सट्रीम कंडीशन से भी प्रिवेंट कर सकता है। तो हम ये मानते हैं कि वहां पे जो पहला सेल था वो हॉट स्प्रिंग में बना होगा, प्लस उसके पास भी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जैसा कोई स्ट्रक्चर जरूर होगा जिसके कारण वो सरवाइव कर पाया। ठीक है, ये है कहानी सेल कहाँ से आई इस बात की। यहाँ से कोई डिटेल क्वेश्चन तो नहीं आएगा आप लोगों के लिए फॉर श्योर, बट वन वर्ड एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री अगर आपको पता होगी तो बेटर होगा। नेक्स्ट टॉपिक, ये बात हमने पहले भी करी है, इसमें कोई बहुत ज्यादा जानने की चीज नहीं है कि हमें सेल्स पढ़ना कैसे है। सबको पता है ये कि हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। बट सबसे पहले तो स्क्रीन में दो तरीके के माइक्रोस्कोप हैं। ये जो है ये एक लाइट माइक्रोस्कोप है और ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप कह सकते हैं आप, या फिर नॉट टू प्रिमिटिव, यूज तो आज भी होता ही है। आपके स्कूल्स में आप लोगों ने ये वाला ही माइक्रोस्कोप देखा होगा।
इसमें क्या होता है, लाइट की मदद से जब लाइट पड़ती है तो आप लेंस पे सॉरी हाँ, जब लाइट पड़ती है तो आप लेंस की मदद से चीजों को मैग्नीफाइड फॉर्म में देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खास बात ये होती है कि एक तो इसको लाइट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, ये हमें विंडो के पास रखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि लाइट आ रही है नहीं आ रही है। जैसे ही लाइट डिम होने लगती है, यू कांट यूज लाइट माइक्रोस्कोप, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को लाइट की जरूरत नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रॉन बीम्स का यूज हो रहा है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज को देख रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पे हम अपने स्लाइड्स या लेंस चीजों को रखते हैं। प्लस आप जो भी यहाँ देख रहे हैं वो इस स्क्रीन पे और बेटर तरीके से दिखता है। मतलब ये स्क्रीन तो हर माइक्रोस्कोप में अटैच नहीं होती है, यू हैव अ प्लग और आप कंप्यूटर से अटैच करते हैं। तो आप जो भी देखते हैं आपको वो जूम फॉर्म में या जूम्ड इन तरीके से कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिख रहा होता है। तो एक बहुत अच्छा एडवांस माइक्रोस्कोप है। इन दोनों के बारे में आपकी नई बुक में बात की गई है। साथ ही साथ बात हुई है लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन की। क्या है लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन? इट इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू सेपरेट पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट। दो सेपरेट पॉइंट्स को या ऑब्जेक्ट्स को कब तक आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी मैं दो ऑब्जेक्ट या दो पॉइंट को कितना पास रखूं कि तुम उसे अलग अलग पहचान पा रहे हो। ठीक है, तो ऐसा आप क्या करके देख सकते हैं, आप सिर्फ दो पॉइंट्स बनाएं, ये अभी इतना दूर है, आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये ए है और ये बी है। ठीक है, अगर मैं इन दो पॉइंट्स को बिल्कुल पास पास बना दूं तो क्या आप अभी भी आइडिया लगा पा रहे हो? क्या अगर मैं इसे और पास पे ड्रॉ कर दूं तो क्या ये आपके लिए अब एक ही पॉइंट हो चुका है? इफ यस, तो ये आपका लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन है। इस चीज को अब आपको अच्छे से देखने के लिए किसकी जरूरत है? माइक्रोस्कोप की जरूरत है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का यूज हम कब कर रहे हैं? जब हमारा लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन आ जाता है, विच इज 0.1 mm। अगर कोई ऑब्जेक्ट, लेट्स से दो पॉइंट्स हैं, वो 0.1 mm डिस्टेंस पे ही दूर हैं, उनके बीच में सिर्फ इतना सा डिस्टेंस है, हमारी नेकेड आई उसको एक पॉइंट कंसिडर करती है। वी कंसिडर इट एज अ वन पॉइंट, बट एक्चुअली में वो तो दो पॉइंट्स हैं। अब आप ये किसकी मदद से डिस्टिंग्विश कर पाओगे? लेंसेज की मदद से। तो ये है लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन। जैसे ही हमारा लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन अटेन हो जाता है, उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो बहुत क्लोजली हैं, ऐसे पॉइंट्स जो बहुत छोटे हैं और बहुत पास पास हैं, उन सबके लिए हम यूज करते हैं लाइट या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एस्टिमेशन ऑफ सेल साइज। एक ये टॉपिक भी आ चुका है और ये इजी है करना, बट हाँ फॉर्मूला है तो आपको ये याद करना पड़ेगा। सेल साइज एस्टिमेट करना, फॉर्मूला क्या है इस चीज का? डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड इन माइक्रोमीटर एंड नंबर ऑफ सेल्स अलोंग द डायमीटर। अब आपको पता है कि आप एक, लेट्स से आप, ठीक है, ये आपकी स्लाइड है और आपने इस चीज को देखा है। आप आपका विजिबल फील्ड का डायमीटर कितना है, ये वो होगा। आप जो देख रहे हो वो कितना बड़ा है, वो है आपका डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड। और फिर आप जो देख रहे हो उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने आ रहे हैं, लेट्स से ये है मेरे एक, इसमें 5 सेल्स आ रहे हैं, तो वो नंबर हो गया। करना क्या है आपको? आपको ये ध्यान देना है कि आपका विजिबल फील्ड का डायमीटर माइक्रोमीटर में हो। माइक्रोमीटर का यूनिट ऐसा लिखते हैं हम, 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होता है, क्योंकि आपके पास जो स्केल है उसमें होता है। तो आप की मदद से देख सकते हैं कि आप जिस भी फील्ड को देख रहे हैं उसका डायमीटर कितना है। फील्ड मतलब क्या? फील्ड मतलब ये, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज योर फील्ड। यहाँ पे आप जो देख रहे हो दिस इज योर डायमीटर। आप अपनी स्केल की मदद से देख सकते हैं कि कितना ये लेंथ आ रहा है डायमीटर का। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि उसी फील्ड के अंदर कितने सेल्स आ रहे हैं। अगर ये दो बातें आपको पता है तो आप एक एस्टिमेशन निकाल सकते हो सेल साइज का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड 5 mm है और 25 सेल्स आपको उस डायमीटर पे दिख रहे हैं, तो एस्टिमेटेड सेल साइज क्या होगी? तो फॉर्मूला क्या है? डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड इन माइक्रोमीटर। तो पहले तो आप इस 5 mm को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो दैट वुड बी 5000 माइक्रोमीटर, राइट। और फिर उसे डिवाइड करना है नंबर ऑफ सेल्स से जो है 25। बस सॉल्व कर लीजिए। 200, एस्टिमेटेड सेल साइज 200 माइक्रोमीटर है, यानी आपका एक सेल 200 माइक्रोमीटर के लगभग होगा। डिस्कवरी ऑफ सेल में कुछ नहीं, यही सारे साइंटिस्ट के नेम हैं। इवन बहुत के तो नाम भी नहीं रहे हैं, जैसे पियरकिंजे का नाम नहीं रहा इस बुक के अंदर, लिवेनहॉइक की बात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप लोग इन चीजों को तो याद करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, सेल थ्योरी,
एग्जैक्ट सेम सेल थ्योरी इस बुक में भी है। सेल किससे बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंप्लीट डिस्कशन है। मैंने ना लास्ट टाइम पढ़ाते हुए ये बात जरूर कही थी कि फ्लूइड मोज़ाइक कंसेप्ट आपकी पुरानी बुक में नहीं है, बट मैं उम्मीद कर रही हूँ कि नए बुक में आएगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि नए बुक में फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल आ चुका है। तो अब आपको ये समझना है क्या है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। तो जिसने भी वीडियो पहले मेरी देखी है उसको ये वाली बात याद होगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लिपिड से मिलकर बनता है। ठीक है, अब इसी से फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का कंसेप्ट निकला। देखने में हमें पता चला कि ये जो लिपिड है ना, ये बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज है। बाइलेयर मतलब लिपिड में एक हेड होता है और और टेल्स होती हैं। ठीक है, तो ये हेड, ये टेल, ये हेड, ये टेल, ये एक लेयर बनने के बाद नीचे से सिमिलर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है और ये सब कनेक्टेड है। ठीक है, बीच बीच में थोड़ा गैप है जिसके कारण ये मूव भी कर पा रहे हैं। तो मेम्ब्रेन के पास लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है और इस लिपिड बाइलेयर में कहीं कहीं प्रोटीन्स हैं। इस लिपिड बाइलेयर में कहीं कहीं तो प्रोटीन्स हैं। यहाँ प्रोटीन आ गया, यहाँ प्रोटीन आ गया, यहाँ आ गया, ऐसे प्रोटीन्स पड़े हैं। तो इसमें लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, प्रोटीन्स एम्बेडेड रहते हैं। मॉलिक्यूल्स इसी के कारण, बिकॉज दे हैव स्पेस इन बिटवीन, तो वो मूव कर पाते हैं। तो वो बहुत आसानी से मूव कर रहे हैं, फ्लिप भी कर जाते हैं, रोटेट भी कर लेते हैं विद इन द मेम्ब्रेन, और इसीलिए इसे फ्लूइड भी कहते हैं। ये सारी बातें वैसे मैंने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी। जो प्रोटीन्स इसमें एम्बेडेड हैं ये गेट कीपर्स की तरह काम करते हैं, यानी ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको आना है, किसको नहीं जाना है। ठीक है, और क्योंकि मॉलिक्यूल्स टाइल्स की तरह अरेंज है यहाँ पे, इसलिए इसे मोज़ाइक कहा गया। That is why the entire model is known as fluid mosaic model. इनको दिया था सिंगर और निकलसन ने। ठीक है, ये मॉडल देने वाले दो साइंटिस्ट ये रहे और उन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। हम एक बार देख भी लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा दिखता है। तो आप ये देख सकते हो ये कैसा स्ट्रक्चर है, देख रहे हो, बाइलेयर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सर्कल है, लिपिड का हेड है, लिपिड का हेड है, टेल है, टेल है, टेल है, इधर से फिर से टेल आ गई और ये हेड आ गया। ये होता है बाइलेयर स्ट्रक्चर। और इसी के बीच में ना प्रोटीन्स एम्बेडेड होंगे। अभी आप देखिए, देखो ये देखो क्या है, ये प्रोटीन एम्बेडेड है। यहाँ पे ये क्या है, ये प्रोटीन है। तो इस तरीके से रहते हैं ये है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, और आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद की जो कहानी है वो थी कि सब्सटेंसेस मूव कैसे करते हैं, और ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सारी बातें मैं डिस्कस पहले आप लोगों के साथ कर चुकी हूँ, तो यहाँ मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका। मूविंग टू नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन हम डिस्कस कर चुके थे। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, हाइपर, हाइपो, आइसोटोनिक, वही सेम अभी भी है। सेल वॉल का डिस्कशन भी पूरा ही सेम है, कुछ चेंज नहीं है, कुछ एडिशन नहीं है। न्यूक्लियस में कुछ ऐसा चेंज नहीं है, न्यूक्लियस के बारे में मैं पहले ही खुद आपको बता चुकी हूँ, और वही है। एक बात जो यहाँ ऐड हुई थी वो ये है कि कुछ सेल्स के पास, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, और उसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल आरबीसी का है। ठीक है, आरबीसी के पास न्यूक्लियस ना होने का कारण ये है ताकि वो बहुत एफिशिएंटली ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सके। ठीक है, तो उसमें उनके सेल में न्यूक्लियस ही नहीं होता, और इसीलिए आरबीसी की लाइफ स्पेन है भी बहुत कम, 120 डेज ही है। ये डिवाइड नहीं होते हैं, दे डोंट डिवाइड। इनका अपना एक स्टेम सेल का पूरा है, आप समझ सकते हो, इनका एक स्टोर हाउस है, बस वहीं से सेल आए जा रहे हैं। तो आरबीसी तो ऐसे रहता है, फाइन। इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, ये वाला एक फैक्ट आपकी बुक में इस बार है। जेनेटिक मटेरियल एज इट इज है, कोई कुछ नया नहीं हुआ है, ये सब आपको पढ़ना ही है जैसा मैंने पढ़ा दिया है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेम। साइटोप्लाज्म तो बता ही रखा है। सारे ऑर्गेनेल्स में मेरे को नहीं लगता कुछ डिस्कस करना है, सब कुछ पहले मैंने पढ़ा रखा है, आप देख रहे हो स्क्रीन में। सेम पीडीएफ ही मैं यूज कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ये सारी सेम 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 बातें इन्होंने दे रखी हैं। ओके, लेह सिंड्रोम एंड माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, हालांकि आपके करिकुलम में मेंशन था लेकिन बुक में मेंशन नहीं है, तो ये टॉपिक मेंशन नहीं है, मैंने पढ़ा दिया है। सेफ साइड पे रहना है, पढ़ लो, छोटा सा टॉपिक है, नहीं भी पढ़ते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मूविंग टू नेक्स्ट, प्लास्टिड्स पे डिस्कशन हो चुका था, क्लोरोप्लास्ट बताया था, वैक्यूल हुआ था, प्लांट वर्सेस एनिमल हुआ, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, एवरीथिंग सब डिस्कस हो चुका है, अब कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है। हाँ,
एक एक छोटा सा टॉपिक ऐड हुआ है कि एरर इन सेल डिवीजन। अगर माइटोसिस हो रहा है उसमें कोई गलती हो जाए तो क्या हो जाएगा, और मियोसिस होते समय कोई गलती हो जाए तो क्या हो जाएगा। कुछ नहीं, अगर माइटोसिस में गलती हो गई, ठीक है, माइटोसिस में गलती हो गई तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेरी सेल साइकिल रेगुलेट हो रही है, हम सबकी सेल साइकिल रेगुलेट हो रही है। अगर गलती हुई, सेल डिवीजन रेगुलेट होना बंद हुआ, अनकंट्रोल डिवीजन होगा। अनकंट्रोल डिवीजन से क्या होता है, अनकंट्रोल डिवीजन से होता है कैंसर। इसके बारे में भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मैं अभी भी करूंगी। इससे होगा क्या, ट्यूमर बन जाएंगे, यानी कि बहुत सारा मास ऑफ सेल इकट्ठा हो जाएगा, एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनेंगे, जिससे बहुत सारे डिजीजेस, जेनेटिक डिजीजेस होते हैं। अगर मियोसिस में एरर आ जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर में ही आएगा सीधा। वही अगर 23 क्रोमोसोम्स होने चाहिए थे एग में, और वहां पे 24 हैं, या फिर वहां पे एक कम है या एक एक्स्ट्रा है, इन सब से कोई ना कोई जेनेटिक डिजीज होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है। फॉल्टी मियोसिस है तो कई बार अर्ली प्रेगनेंसी का लॉस हो सकता है, रिड्यूस्ड फर्टिलिटी हो सकती है, मेल फीमेल किसी में भी। तो ये सारे एरर्स हैं, यहाँ आप इन चीजों को लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट, कैंसर सेल के बारे में मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बट मैं फिर से एक बार कैंसर डिस्कस कर देती हूँ। कैंसर का मतलब क्या है कि आपका सेल जो रेगुलेट किया जा रहा था, अब वो रेगुलेट नहीं हो रहा है, अब वो एबनॉर्मली डिवाइड करा जा रहा है, बस। तो एबनॉर्मली अगर आपकी सेल डिवाइड करेगी तो बॉडी में क्या है, कैंसर है। इससे होता क्या है, इससे बनते हैं ट्यूमर्स। ट्यूमर मतलब मास ऑफ सेल, सेल्स का मास इकट्ठा होता चला जाता है, और जब ऐसा होता है तो उस एरिया में, आपके उस ऑर्गन में ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू होती है, और उससे बहुत सारे सिम्टम्स आपको हाईलाइट होने शुरू हो जाते हैं। क्यों होता है कैंसर इस तरीके से अनकंट्रोल्ड डिवाइड क्यों करता है? तो एक प्रॉपर्टी ये भी है कि जब हमारे सेल नॉर्मल डिवाइड कर रहे होते हैं, तो उनमें एक प्रॉपर्टी होती है कांटेक्ट इनहिबिशन की। ये मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल सेल्स की। जब हमारे सेल्स नॉर्मली डिवाइड करेंगे तो उनमें होगा कांटेक्ट इनहिबिशन, व्हिच मींस कि आपका सेल क्या करता है, अगर ये सेल डिवाइड होके दो बन रहा था, तो वो दूसरे सेल के कांटेक्ट में आते ही, दूसरे सेल के कांटेक्ट में आते ही अपना डिवीजन रोक देता है, डिवीजन स्टॉप हो जाती है। कांटेक्ट में आते ही इनहिबिट हो गई डिवीजन, ठीक है। इसीलिए भी हमारी नॉर्मल जो सेल डिवीजन है उसमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन हम नहीं देखते। बट कैंसरस सेल के अंदर नो कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है। वो क्या करते हैं, अगर वो कांटेक्ट में आ भी जाएंगे तब भी वो इनहिबिट नहीं होंगे। ये प्रॉपर्टी है कैंसर सेल की, इसीलिए ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहेंगे। अब जो कैंसर है वो दो टाइप का हो सकता है, बेनिंग और मेलिग्नेंट। यानी एक एक ट्यूमर ये ऐसा बनता है जिससे आपको कैंसर नहीं हो रहा, मतलब वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है, ठीक है। बस हाँ, क्योंकि ट्यूमर बन रहा है तो ऑफ कोर्स वो निकल जाती है बॉडी से, सर्जरी की मदद से उस ट्यूमर को निकाला जा सकता है। उस ट्यूमर से पेन हो रहा है बॉडी में, बस। बट जो मैलिग्नेंट वाले हैं वो एक्चुअली कैंसरस हैं। वो वाला अगर ट्यूमर बन रहा है तो कैंसर होने के चांसेस हैं, या फिर कैंसर है आपको। दिस इज द डिफरेंस। तो जो नॉर्मल है, बेनिंग है, वो तो नॉर्मल ट्यूमर है, उसका सर्जरी से ही, जो नॉर्मली ओल्ड एज पीपल में होता है ना कि गांठ पड़ गई है, मास ऑफ सेल इकट्ठा हो गया, दर्द रहने लग जाएगा, दैट इज द नॉर्मल थिंग, ठीक है। वो आप सर्जरी करेंगे तो निकल जाएगी। मेलिग्नेंट डेंजरस वाला है। कैंसर की एक प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये नियर बाय टिश्यू में इन्वेड करके अपने आप को फैलाता रहता है, और इसीलिए कैंसर के बारे में सुनकर ही सबको टेंशन होता है, बिकॉज ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है इस कारण, क्योंकि वो फैलता चला जा रहा है। तो दैट इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आप लोग अभी तक देख रहे हो, थैंक यू सो मच। प्लीज डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड जिसको भी प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो देखनी है, ये सारा तो खैर वेरी क्विक था क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, एंड आई नो जिसने भी देखा होगा उसे लग रहा होगा कि क्या चल रहा है, बट आई एम श्योर अगर आप इसके पार्ट 1, 2 एंड 3 देख लेंगे, बेसिकली इस चैप्टर के पहले जो वीडियोस हैं रीसेंट अपलोडेड, उन्हें देख लेंगे, आपको ये चीज भी समझ आ जाएगी। ओके, थैंक